हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जूलिया। तो आज हम एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने काफ़ी कुछ पीछे का बता दिया है। होप आप लोग उसे पढ़ रहे हो, उसे समझ रहे हो। दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कार्बोहाइड्रेट इन अ वेरी लॉन्ग पीपीटी। कार्बोहाइड्रेट के 2 या 3 पार्ट्स में आपके पास गया होगा। प्रोटीन, लिपिड वगैरह सब समझा दिया है। आज हम एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एंजाइम्स को एक अगर सिंपल चीज़ से समझाया जाए, दैट एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। एंजाइम्स जो हैं वो बायोकैटलिस्ट हैं। अब कैटलिस्ट क्यों हैं और बायोलॉजी में बायो क्यों बोला जाता है, ये मैं आप लोगों को बता दूं। द कैटलिस्ट ऑफ लाइफ। कैटलिस्ट मतलब जो लाइफ को कैरी करती है, जो लाइफ को मेंटेन करती है। दिस इज नोन एज कैटलिस्ट, राइट। अ कैटलिस्ट इज डिफाइंड एज अ सबस्ट्रेट दैट इंक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी चेंज इन द ओवरऑल प्रोसेस। समझ गए इसका मतलब? कैटलिसिस का क्या मतलब होता है कि कैटलिसिस ऑफ लाइफ, ये लाइफ को चला रही है। कैसे चला रही है? किसी भी जो रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रहा है, किसी भी रिएक्शन को बढ़ा रही है, घटा रही है, लेकिन खुद में कोई चेंजेस नहीं ला रही है। बहुत इसको डीपली आपको समझना पड़ेगा कि अगर बॉडी में, जैसे हम खाना खा रहे हैं, सिंपल, अगर मैं सिंपल सी चीज़ आप लोगों को बताऊं कि हम बॉडी में खाना खा रहे हैं, जब बॉडी के अंदर खाना जा रहा है तो बहुत सारी चीज़ें जा रही हैं। कार्ब जा रहा है, प्रोटीन जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक प्रॉपर थाली खाई जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, मतलब चावल है, दाल है, रोटी है, सब्जी है, मतलब हमारे बॉडी के अंदर सब कुछ गया। कार्ब गया, लिपिड गया, प्रोटीन गया, एवरीथिंग हमारी बॉडी में गया। अब इंस्टेंट एनर्जी के लिए हमारी बॉडी में कार्ब ने एनर्जी दे दी। अब कैसे एनर्जी दी? कार्ब जैसे ही हमारे माउथ में जाता है, उसका ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है एमाइलेज एंजाइम के द्वारा। अब वहाँ से एंजाइम का रोल शुरू होता है, वहाँ से एंजाइम का रोल शुरू होता है। यहाँ पे हमारे सलाइवा में एमाइलेज नामक एंजाइम मौजूद है। ASE अगर एंड में जुड़ा होता है तो उसे एंजाइम बोलते हैं। एंजाइम को इसी तरीके से डिनोट किया जाता है। अब एमाइलेज जो मौजूद है हमारे सलाइवा में, उसने क्या किया? खाने को ब्रेक डाउन शुरू किया। अब खाना अंदर गया। अब उसी कार्बोहाइड्रेट ने हमको एनर्जी देने का काम किया। जैसे हमने खाना खाया, हमको ग्लूकोज मिला। अब उस ग्लूकोज का एक साइकिल होता है। उस ग्लूकोज साइकिल को क्या कहते हैं? उस साइकिल को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। उसको बोला जाता है ग्लाइकोलाइसिस। अब ये ग्लाइकोलाइसिस जो है वो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ये ग्लूकोज फिर आगे जाके देता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट देता है ग्लूकोज, बट विद द हेल्प ऑफ XYZ एंजाइम। तो विदाउट दिस एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं होगा। और अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं होता है, कोई भी रीज़न की वजह से, अगर एंजाइम मौजूद ना हो या कोई भी एंजाइम ठीक से काम नहीं कर रहा है, कोई भी रीज़न है, उस वजह से अगर नहीं हो पाता है कन्वर्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, तो ग्लाइकोलिसिस नहीं होगी। ग्लाइकोलिसिस नहीं होगी तो ATP नहीं मिलेगी। व्हाट इज ATP? ATP इज द एनर्जी जो हमको मिलती है। ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ XYZ एंजाइम। दिस एंजाइम इज नोन एज हेक्सोकाइनेज एंजाइम। हेक्सोकाइनेज एंजाइम की मदद से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। अगर यहाँ पे किसी भी रीज़न की वजह से हेक्सोकाइनेज एंजाइम मौजूद नहीं है तो ग्लूकोज कभी भी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। और अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं हो पाया तो ग्लाइकोलिसिस नहीं हो पाएगी। ग्लाइकोलिसिस नहीं होगा तो हमें ATP नहीं मिलेगी। ATP नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी और एक इंसान का फिर जिंदा रहना इज नॉट पॉसिबल। तो आप समझ सकते हो कि एक एंजाइम, पहला एंजाइम ग्लाइकोलिसिस का हेक्सोकाइनेज, वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज, अब हेक्सोकाइनेज मदद कर रहा है ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन हेक्सोकाइनेज के अपने में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। जब ज़रूरत होती है हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को जल्दी कन्वर्ट करता है, कभी स्लो कन्वर्ट करेगा, लेकिन कभी भी
जो है हेक्सोकाइनेज खुद में कोई चेंजेस नहीं लाएगा. दिस इज द रोल ऑफ एंजाइम. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द कैटालिसिस ऑफ लाइफ. दिस इज नोन एज द कैटालिसिस ऑफ लाइफ. ओके, without it is increases the velocity or rate of a chemical reaction without itself undergoing any change. अब हम बात करते हैं एंजाइम्स को और कैसे हम जान सकते हैं. एक तो हमने समझ लिया कि ये बायोकैटलिस्ट है, बॉडी के अंदर ये केमिकल रिएक्शंस को करवाता है, इसीलिए इसको बायोकैटलिस्ट बोलते हैं. एंजाइम्स में बी डिफाइंड एज बायोकैटलिस्ट सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग सेल्स. अब ये एंजाइम्स जो हैं इसको लिविंग सेल ही बनाते हैं. एंजाइम इज नथिंग, इट्स अ प्रोटीन, राइट. तो एंजाइम को लिविंग सेल्स ही बनाते हैं. दे आर प्रोटीनिशियस इन नेचर except RNA, ribozyme, colloidal and thermolabile in character and specific in their action. अब बात आती है कि इनका तो कोलॉइडल नेचर होता है, थर्मोलेबाइल नेचर होता है, लेकिन ये जो होता है ना, ये अपने इनका जो स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, मतलब इनको डिसाइड होता है कि कौन क्या करेगा पहले से. ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई भी चीज़ चल रही है. फॉर एग्जाम्पल हेक्सोकाइनेज जो है, जैसे मैंने बताया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम. तो ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो है वो मतलब फिक्स है कि वो क्या काम करेगा, किसके साथ बाइंड करेगा और रिएक्शन को कैसे ले जाएगा. ये प्रीफिक्स है. ऐसा नहीं है कि बाद में नेचर, शेप, कैरेक्टर बदल जाने से, बीमार हो जाने से, दवाइयाँ ज़्यादा ले लेने से एंजाइम्स का काम भी बदल जाता है. तो हमको दो चीज़ें समझ में आ गई. एक है कि एंजाइम्स आर द बायोकैटलिस्ट, और दूसरा हमें ये समझ में आ गया कि दे आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, और इनका जो नेचर है वो प्रोटीनिशियस नेचर होता है एक्सेप्ट आरएनए. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर ये एंजाइम है ये, तो इसका ये जो साइट आप देख रहे हो, ये जो मैं यहाँ निशान बना रही हूँ, ये जो निशान है इधर, इसको एक्टिव साइट बोलते हैं. ये इसलिए है क्योंकि हर एंजाइम का एक्टिव साइट अलग अलग होता है. मान लीजिए किसी का एक्टिव साइट ऐसा होगा, तो वहाँ पे ये देखिए, ये जो एक्टिव साइट है, हम पहले इसकी बात करते हैं, ये वी शेप में है, दिख रहा है आपको. और ये सबस्ट्रेट का जो बाइंडिंग पॉइंट है वो देखिए, ये भी ऐसा ही है. तो ये सबस्ट्रेट उठ के यहाँ ऐसे ज्वाइन हो जाएगा. लेकिन अगर इसकी जगह ऐसा सबस्ट्रेट होता तो क्या ये यहाँ पे बाइंड कर पाता? नहीं कर पाता. अब ये हो गया, अगर एंजाइम है तो इसके साथ सबस्ट्रेट प्लस करेगा, तो इसके साथ सबस्ट्रेट प्लस करने के लिए ऐसा सबस्ट्रेट, ये दोनों एक दूसरे पे ऐसे ऐसे फिक्स हो जाते हैं, ऐसे. तभी हर एंजाइम का एक्टिव साइट अलग अलग होता है अपने सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग. तो हर एंजाइम का एक्टिव साइट अगर अलग होगा तो वैसा ही सबस्ट्रेट आगे जुड़ेगा. ऐसा होगा तो ऐसा जुड़ेगा, ऐसा होगा तो ऐसा जुड़ेगा, ऐसा होगा तो ऐसा जुड़ेगा. मतलब हर एंजाइम का एक्टिव साइट अलग अलग है. ये बात आ गई समझ में? अब हम आगे बढ़ते हैं. एंजाइम्स के बारे में हम थोड़ा सा जान लें. हम जान लिए कि वो क्या है, बायोकैटलिस्ट है. हमको ये भी पता चल गया कि वो प्रोटीनिशियस नेचर होते हैं और उनका स्पेसिफिक एक एक्शन होता है, वो उनका फिक्स होता है एक्शन. एंजाइम्स, इट वाज मल्टीट्यूड ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑकर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये तो है कि इट्स अ केमिकल रिएक्शंस जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं. इसके बाद these reaction would proceed at extremely low velocity is in the absence of catalyst. ठीक है. The common catalyst used is non-living system. Example, acid, alkali metal are not suitable for living organisms. ये कैटलिस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए सूटेबल नहीं है बिकॉज ऑफ देयर टॉक्सिसिटी एंड लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी. ये मेटल्स जो हैं, ये जो कैटलिस्ट का काम कर सकते थे, बिकॉज इनके टॉक्सिसिटी और इसके कारण ये नहीं यूज होते हैं एज ए कैटलिस्ट, राइट. द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट मस्ट बी सेफ, क्योंकि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट चाहिए, बॉडी के अंदर वाली बात हो रही है ना. तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट मस्ट बी सेफ एज वेल एज स्पेसिफिक. अब स्पेसिफिक नहीं होगा तो जैसे मैंने बताया कि भाई ग्लूकोज अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा एटीपी देने के लिए, ग्लाइकोलिसिस का पहला स्टेप है ये. अगर वहाँ पे हेक्सोकाइनेज की जगह थायोकाइनेज एंजाइम आ गई किसी वजह से, या हाइड्रोलेज एंजाइम आ गई, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा. इसीलिए एंजाइम का स्पेसिफिक एक्शन होना बहुत ज़रूरी है. वरना दूसरे जो कैटलिस्ट हैं, मेटल्स वगैरह, उनको लिया जा सकता था बॉडी में, लेकिन उनकी हेल्प नहीं ली जाती है क्योंकि वो एक तो सेफ नहीं है, ऊपर से